दिस इज़ पार्ट 4 ऑफ यूनिट 1 कंट्रोल सिस्टम्स। लास्ट वीडियो में हमने बीडीआर टेक्निक को ख़त्म करा था एंड इन दिस वीडियो वी विल बी स्टार्टिंग विद सिग्नल फ्लो ग्राफ। सो जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि सिग्नल फ्लो ग्राफ इज़ ऑल्सो अ टेक्निक किसके लिए, ट्रांसफ़र फंक्शन कैलकुलेट करने के लिए। सो अगर जब भी हमें ट्रांसफ़र फंक्शन कैलकुलेट करना है तो हमें एक ब्लॉक डायग्राम दिया होगा जैसे कि यहाँ पर मैंने बना रखा है। अब यहाँ पर सिग्नल फ्लो ग्राफ में हम क्या करते हैं कि इस पूरे ब्लॉक डायग्राम को हम सिग्नल्स की फॉर्म में या फिर लाइंस की फॉर्म में चेंज करते हैं, जैसे कि आपको यहाँ नीचे ग्रीन कलर में दिखाया भी हुआ है। यही हम बनाना सीखेंगे। सो स्टार्टिंग विद कि हमें इनपुट से आउटपुट तक जाना है थ्रू दी मेन लाइन। इनपुट से आउटपुट तक जाएंगे मेन लाइन से होकर, और जितने भी बीच में समिंग पॉइंट आएंगे या टेक ऑफ पॉइंट आएंगे उसको हम नंबर करते चलेंगे। ये याद रखना कि 1 हमेशा हमें इनपुट को देना है और जो भी लास्ट नंबर होगा वो हमारा आउटपुट को होगा, मतलब हमें इनपुट और आउटपुट को भी इंक्लूड करना है। तो सबसे पहले मैंने इनपुट दी है V1S जिसको मैंने 1 मार्क कर दिया। फिर मेरे पास एक समिंग पॉइंट है जिसको मैंने 2 मार्क कर दिया। ब्लॉक्स के कोई नंबरिंग नहीं करनी है। फिर नेक्स्ट ब्लॉक के बाद क्या है, एक समिंग पॉइंट है जिसको मैंने 3 मार्क कर दिया। फिर ब्लॉक का कोई नंबर नहीं है। फिर अगेन मुझे एक टेक ऑफ पॉइंट मिला जिसको मैंने 4 मार्क कर दिया। फिर एक समिंग पॉइंट है जिसको मैंने 5 मार्क कर दिया। देन ब्लॉक की कोई नंबरिंग नहीं है। अगेन एक टेक ऑफ पॉइंट आया उसको मैंने 6 मार्क कर दिया। फिर एक टेक ऑफ पॉइंट आया उसको मैंने 7 मार्क कर दिया, और लास्ट में जो आउटपुट है उसको मैंने 8 मार्क कर दिया। ऐसे नंबरिंग करने के बाद कितने पॉइंट्स आए मेरे पास, 8। तो मैं 8 पॉइंट्स को ऐसे बना दूंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करना है, हमें इनमें इंफॉर्मेशन डालनी है जो भी हमारे बीडीआर में थी। जैसे कि फर्स्ट से सेकंड की बात करें तो यहाँ पर कोई भी ब्लॉक नहीं है, तो सिंपली हम क्या कह सकते हैं 1, क्योंकि लाइन का फीडबैक या लाइन का गेन कितना होता है, 1 होता है। फिर इस समिंग पॉइंट की बात करें, ये 2 था। 2 से 3 में कितना गेन है, 1/R1। तो 2 से 3 में 1/R1। ये याद रखना, हम हमेशा डायरेक्शन भी डिनोट कर रहे हैं क्योंकि ये आगे काम आएगी। फिर 3 से 4 में 1/SC1। 3 से 4 में 1/SC1। फिर 4 to 5 में कोई गेन नहीं है तो 1। फिर 5 to 6 में 1/R2। 5 to 6 1/R2। 6 to 7 1/SC2 जो कि यहाँ लिख दिया। फिर 7 to 8 अगेन कोई गेन नहीं है तो सिंपली 1। अब ये हमने मेन लाइन बना दी। अब हम लूप्स जो है वो कनेक्ट करते हैं। फीडबैक जो मिल रहा है, एक फीडबैक मिल रहा है 6 to 3, और ये क्या है, I2S है और नेगेटिव फीडबैक मिल रहा है। और बीच में लेकिन कोई गेन नहीं है, तो 6 to 3 कैसा कनेक्ट होगा, -1। 6 to 3 -1। नेक्स्ट है 7 to 5 जिसमें अगेन क्या है, -1 का गेन है, तो 7 to 5 -1। फिर 4 to 2 -1। 4 से 2 -1। तो ये हमारा सिग्नल फ्लो ग्राफ बन गया। नेक्स्ट हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर अगेन हमें एक ब्लॉक डायग्राम दे रखा है। क्या करना है, इनपुट से आउटपुट तक नंबरिंग करनी है समिंग पॉइंट और टेक ऑफ पॉइंट की, इंक्लूडिंग इनपुट एंड आउटपुट। तो इनपुट है R, इसको मैंने 1 मार्क कर दिया। देन समिंग पॉइंट 2, दिस समिंग पॉइंट 3। फिर एक टेक ऑफ पॉइंट 4, टेक ऑफ पॉइंट 5, अनदर समिंग पॉइंट 6, देन अगेन अ टेक ऑफ पॉइंट 7। देन लास्ट में हमारे आउटपुट है 8। अब हमें क्या करना है, पहले हमें ये 8 पॉइंट्स मार्क करने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। देन 1 से 2 में कोई गेन नहीं है तो +1। फिर 2 से 3 में +1। फिर 3 से 4 में गेन है G1, तो 3 से 4 G1। फिर 4 to 5 G2। 5 to 6 G3। अभी हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, मेन लाइन की। ये जो बाकी के कनेक्शंस हैं अदर देन मेन लाइन वो हम बाद में करेंगे। फिर 6 to 7 अगेन कोई भी गेन नहीं है तो +1। 6 to 7 +1। 7 to 8 ब्लॉक है G6 तो J6, और फिर 8 हमारी आउटपुट है। नेक्स्ट अब जो है यहाँ पे लूप्स बन रही हैं या जो पैरेलल पाथ है वो देखते हैं। 5 to 6 की बात करें तो मेरे पास 2 पैरेलल पाथ है, एक का गेन है G4, एक का गेन है G5। तो एक G4 और एक G5। डायरेक्शंस हमेशा ध्यान रखना, यहाँ पर ये लूप नहीं है, ये पैरेलल कनेक्शन है। 5 to 6 जा रहा है। फिर यहाँ पे 4 to 3 गेन कितना है, -H1, क्योंकि नेगेटिव फीडबैक है, तो 4 to 3 -H1। फिर एक और हमारे पास फीडबैक है 7 to 2 जिसका फीडबैक का गेन कितना है, H2, एंड नेगेटिव है तो -H2, तो 7 to 2 -H2। तो इस तरीके से हमारे सिग्नल फ्लो ग्राफ बनते हैं।
नाउ आर इंटेंशन इज बेसिकली कि सिग्नल फ्लो ग्राफ से हमें क्या कैलकुलेट करना है, ट्रांसफर फंक्शन। तो सिग्नल फ्लो ग्राफ से ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है जिसका नाम है मेसन गेन्स फॉर्मूला। इससे हम क्या करते हैं, एसएफजी के थ्रू, सिग्नल फ्लो ग्राफ के थ्रू ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करते हैं। अब ये जो ट्रांसफर फंक्शन का फॉर्मूला है विच इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ जी के डेल के डिवाइड बाय डेल। अब ये क्या क्या होते हैं एक एक करके समझते हैं। के होता है नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ। फॉरवर्ड मतलब इनपुट से आउटपुट की तरफ जो जा रहा है, जैसे हम फीडबैक देते हैं तो वो आउटपुट से इनपुट की तरफ की डायरेक्शन हो जाती है, तो वो हमें काउंट नहीं करने हैं, हमें फॉरवर्ड पाथ गिनने हैं। अब इन फॉरवर्ड पाथ में हमारे जो है पैरेलल कनेक्शन जो होते हैं इनपुट से आउटपुट, जैसा कि ये ऊपर वाले क्वेश्चन में ही था कि मेरे पास अगर मैं नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ गिनूं तो उसमें ये वाला भी कंसिडर होगा। अब बेसिकली ये जो फॉरवर्ड पाथ है ना, वो हम देखते हैं कि इनपुट से आउटपुट तक पूरा, मतलब हमारे पास कितने रास्ते हैं इनपुट से आउटपुट जाने के। तो अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ से 1 से 8 जाने का एक रास्ता है जो ये मेन लाइन है। अब क्योंकि हमें पूरा पाथ देखना है कि कितने फॉरवर्ड पाथ बन रहे हैं इनपुट से आउटपुट की तरफ जाने में, तो ये एक फॉरवर्ड पाथ बन रहा है। दूसरा फॉरवर्ड पाथ क्या है कि यहाँ G3 से ना जाकर G4 के थ्रू जाए और थर्ड इज G5 के थ्रू होकर जाए। नाउ द क्वेश्चन इज कि नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ्स कैसे निकालेंगे, या फिर फॉरवर्ड पाथ होते क्या है। तो फॉरवर्ड पाथ रेफर्स टू कि इनपुट से आउटपुट की तरफ जाने वाले कितने डिस्टिंक्ट पाथ्स हैं, कितने यूनिक पाथ्स हैं हमारे पास। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो एक तो ये हमारा मेन लाइन पाथ है जो कि फॉरवर्ड पाथ है, इनपुट से आउटपुट की तरफ जा रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब नेक्स्ट की बात करें तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ 5 to 6 जाने के हमारे पास 3 पाथ्स हैं, एक थ्रू G4, एक थ्रू G5 एंड एक थ्रू G3। जब हमने 1 से 8 में ये वाली लाइन कंसिडर करी तो ये हमारा फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ है। दूसरा क्या तरीका हो सकता है कि 1 से मैं 4 तक जाऊं, 5 तक, उसके बाद मैं G3 के थ्रू ना जाकर G4 से जाऊं 6 पर, और उसके बाद बाकी का सेम, तो ये सेकेंड फॉरवर्ड पाथ है। इसी तरीके से 5 से अगर मैं G5 के थ्रू 6 पे जाऊं तो ये मेरा थर्ड फॉरवर्ड पाथ होगा, जो कि यहाँ से यहाँ तक हम आएंगे, उसके बाद G5 के थ्रू जाएंगे और बाकी का पाथ हमारा सेम रहेगा। तो इस क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास टोटल फॉरवर्ड पाथ कितने हुए, 3। तो यहाँ पर K की वैल्यू क्या हो गई मेरे पास, 3। नेक्स्ट यहाँ पे समेशन ऑफ GK दे रखा है, तो हमने K तो समझ लिया, अब हम GK पढ़ते हैं। GK क्या होता है, गेन ऑफ द kth फॉरवर्ड पाथ। मतलब कि अगर मेरे पास यहाँ पे 3 फॉरवर्ड पाथ है तो पहले फॉरवर्ड पाथ में कितना गेन है, इसी तरीके से दूसरे में कितना गेन है, और इसी तरीके से थर्ड में कितना गेन है। सबसे पहले फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ को देते हैं। तो 1 से 8 जाने में ये हमारा पाथ था थ्रू, यहाँ पर बेसिकली सेग्रीगेशन है तो थ्रू G3। तो काउंट करते हैं, यहाँ पे +1 G1 G2 G3 +1 G6। तो फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ का गेन कितना हुआ, G1 G2 G3 G5, G1 G2 G3 G5, ये हमारा G1 हो गया फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ का गेन। इसी तरीके से अगर मैं सेकंड का निकालूं तो +1 G1 G2 G4 +1 G5, सॉरी ये G6 है, यहाँ G6। तो सेकंड फॉरवर्ड पाथ यानी कि G2 कितना हो गया मेरा, G1 G2 देन G4 फिर G6। इसी तरीके से अगर मुझे G3 निकालना है, थर्ड फॉरवर्ड पाथ का गेन निकालना है, तो वो क्या होगा, +1 देन G1 G2 G5 देन G6। तो ये मैंने तीनों फॉरवर्ड पाथ के गेन्स मैंने लिख लिए, जो कि मेरा GK है। अब यहाँ पे समेशन GK का क्या मतलब है, मतलब ऐसे, क्योंकि K की वैल्यू 3 है तो ये समेशन 1 से लेकर 3 तक जाएगा, 1 2 3। तो इन केस में क्या होगा, फर्स्ट केस में G1, अगर मैं K = 3 के लिए फॉर्मूला लिखूं तो G1 del1 अपॉन में del प्लस G2 del2 डिवाइड बाय del प्लस G3 del3 डिवाइड बाय del। चाहूँ तो मैं ये del को कॉमन लेके सिर्फ न्यूमरेटर में G1 del1 प्लस G2 del2 प्लस G3 del3 डिवाइडेड बाय del भी ऐसे भी लिख सकती हूँ। अब नाउ del क्या होता है, अब del क्या है, 1 माइनस सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल लूप्स। 1 याद रखना, ये हमेशा ऑल्टरनेट साइन में आएगा, +1 है देन माइनस का सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल लूप्स, सारी इंडिविजुअल लूप्स का सम। अब सम क्या है, गेन का बेसिकली सम करेंगे। फिर यहाँ माइनस था तो नेक्स्ट में प्लस। अब इसमें क्या होगा, सम ऑफ ऑल गेन प्रोडक्ट्स ऑफ 2 नॉन टचिंग लूप्स। पहले हमने क्या बोला, एक इंडिविजुअल लूप, फिर हमने क्या बोला, 2 नॉन टचिंग लूप।
अभी ये पढ़ने में बहुत डिफिकल्ट लगेगा, पर जब सॉल्व करोगे तो प्रैक्टिस से चीजें आ जाएंगी। फिर प्लस के बाद अगेन माइनस, यहाँ पे 2 नॉन टचिंग लूप्स की बात कर रहे थे, तो अगले में क्या करेंगे, सम ऑफ ऑल गेन प्रोडक्ट्स ऑफ 3 नॉन टचिंग लूप्स, और इसी तरीके से ये चलता जाएगा टिल इन्फिनिटी। अब टिल इन्फिनिटी इतना हम कैलकुलेट करेंगे तो नहीं, जब आप सॉल्व करने चाहोगे तो आप देखोगे कि ज्यादा से ज्यादा आपको 2 नॉन टचिंग लूप्स मिलेंगी, 3 मिलेगी, 4 मिलेगी, लेकिन एक टाइम के बाद नॉन टचिंग लूप्स खत्म हो जाएंगे। ये जो वर्ड है ना नॉन टचिंग लूप्स, इसी की वजह से ये जो है ये फाइनाइट ही रहेगा, इनफाइनाइट नहीं बनेगा। अगर नॉन टचिंग नहीं भी होता तो आपके पास टर्म्स ज्यादा होती, लेकिन वो फाइनाइट ही बनता, तो ये कभी भी इनफाइनाइट नहीं होगा। फॉर्मूला ये लिए कि ज्यादा से ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीजों को भी हम इसी फॉर्मूले के थ्रू एकोमोडेट कर पाए, इसीलिए हम फॉर्मूले में इसको डॉट डॉट करके छोड़ देते हैं कि जितने आए, जितने नॉन टचिंग लूप्स आए उतना आप करते जाओ। बस क्या करना है, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, ऑल्टरनेट साइंस आने चाहिए। अब डेल कैसे निकालते हैं, तो 1 माइनस सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल लूप। सबसे पहले लूप समझते हैं, यहाँ पे कितनी लूप्स हैं। लूप का मतलब क्या होता है कि आप एक पॉइंट से शुरू करो और उसी पर आप घूम फिर के वापस आ जाओ। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ जहाँ पे मेनली बहुतों को कंफ्यूजन होती है, तो यहाँ पर ये जो 5 to 6 है, यहाँ पे ये लूप नहीं बन रही है, ये फॉरवर्ड पाथ है। मतलब कि 5 to 6 ये एक पाथ जा रहा है, ये एक पाथ जा रहा है, ये एक पाथ जा रहा है, सारे पाथ 5 to 6 जा रहे हैं, कुछ भी 6 to 5 नहीं आ रहा, तो यहाँ पर कोई लूप फॉर्म नहीं हो रही। लूप का फॉर्म हो रही है 3 से 4 में। 3 से 4 G1 के थ्रू जा रहा है और 4 से 3 माइनस H1, तो मेरे पास लूप 1 क्या बनी, 3 और 4 की। इसी तरीके से मैं लूप 2 की बात करूं, दूसरी लूप की बात करूं, तो वो है यहाँ 2 3 4 5 6 7 और अगेन 2, तो यानी कि 2 3 4 5 6 7 एंड अगेन 2। ये रिपीट पे नहीं लिखना होता है, बस मैंने यहाँ पे समझने के पर्पज से लिख दिया कि हमने 3 से 4 गए, फिर 4 से वापस 3 आ गए। ऐसे ही यहाँ पर 2 से 3 गए, 3 से 4, 4 से 5, 5 to 6, 6 to 7 एंड 7 से वापस 2। तो मुझे इस क्वेश्चन में कितनी लूप्स मिल रही है, 2 लूप्स मिल रही हैं। तो 1 माइनस सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल लूप्स बोला था, मेरे पास लूप्स कितनी है, L1 और L2। अब अगर मैं L1 की बात करूं कि इसमें कितना गेन है, तो गेन है एक G1 और एक माइनस H1, तो L1 का गेन कितना हो गया, माइनस G1 H1। L2 की बात करें तो लूप 2 है, 2 से 7 देन 7 से वापस 2, तो 2 से 3 1, 3 से 4 G1, फिर G2, फिर G3, फिर यहाँ पर +1 देन माइनस H2। तो यहाँ से मैं एक लिख सकती हूँ G1 G2 G3 देन माइनस H2, तो माइनस G1 G2 G3 H2। अब अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो हो सकता था कि मैं ये वाला पाथ फॉलो करूँ, 2 से 3, 3 से 4, फिर 4 से 5, 5 से 6 में मैं G3 ना जाकर G4 से जाऊँ और उसके बाद वापस ये लूप कंटिन्यू करूँ, तो क्या ये भी एक लूप कंसिडर होगी, हाँ। सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल लूप्स में, हाँ। लेकिन इसके बाद की टर्म्स जो थी, सम ऑफ ऑल गेन प्रोडक्ट्स ऑफ 2 नॉन टचिंग लूप्स, तो जब हम नॉन टचिंग लूप्स की बात कर रहे हैं, तो अगर मैं इस लूप की बात करूँ और दूसरी मैं इस लूप की बात करूं, तो ये लूप यहाँ पर ये पूरा पार्ट और ये पूरा पार्ट और ये पार्ट, ये सारा टच कर रहा है, तो ये नॉन टचिंग नहीं होगी। जब हम यहाँ सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल लूप्स निकाल रहे हैं, यहाँ पर हम इसको कंसिडर करेंगे क्योंकि यहाँ पे नॉन टचिंग की कोई कंडीशन नहीं दी है, लेकिन आगे से सम ऑफ ऑल गेन प्रोडक्ट्स ऑफ 2 नॉन टचिंग लूप्स में हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। तो यहाँ से आपको थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा होगा। तो पर्टिकुलर इस टर्म के लिए हमें क्या करना है, सारे लूप्स के गेन को प्लस कर देना है। उसके आगे बात करें तो सम ऑफ ऑल गेन प्रोडक्ट्स ऑफ 2 नॉन टचिंग लूप्स, अगर मैं पर्टिकुलर इसकी बात करूं तो यहाँ पे कोई भी 2 नॉन टचिंग लूप्स नहीं बन रही हैं। ये वाली तो होंगी ही नहीं क्योंकि इसमें मोस्ट ऑफ द पाथ्स जो हैं वो सेम है, बस 5 to 6 का पाथ अलग है। लेकिन अगर मैं लूप 1 और ये लूप 2 की बात करूं तो यहाँ पर भी 3 से 4 वाला जो पार्ट है ना, वो दोनों में कॉमन है। आप कैसे देख सकते हो कि नॉन टचिंग है या नहीं, तो L1 में क्या आ रहा है, 3 4, तो क्या 3 4 इसमें आ रहा है, हाँ, तो ये टचिंग है। अगर 3 4 नहीं आ रहा होता, सपोज इसमें 2 3 5 7 ऐसा बन रहा होता बस, तो ये क्या होती, नॉन टचिंग लूप्स होती। लेकिन यहाँ पे सेम नंबर रिपीट हो रहा है, इसीलिए ये टचिंग लूप्स है, नॉन टचिंग लूप्स नहीं है। तो बिना डायग्राम की तरफ जाए आप डायरेक्टली इससे कर सकते हो। तो इसलिए भी लूप को लिखना इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि हम मिस कर जाते हैं, क्योंकि ये तो बहुत ही सिंपल डायग्राम है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स डायग्राम होगा तो हो सकता है हम ध्यान ना दें। इसीलिए हमेशा आप इस अप्रोच पे जाओ कि इस पूरी लूप्स के नंबरिंग लिखो और नंबर फिर चेक कर लो, दैट इज मच मोर ईजियर। बाकी आपको जो भी मेथड सही लगता है आप उससे करो,
बस आंसर आपका या फिर जो भी आपकी कैलकुलेशन है वो सही होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं डेल के। हमने डेल समझ लिया, तो डेल के क्या होता है? द पार्ट ऑफ डेल दैट डज नॉट टच द kth फॉरवर्ड पाथ। अब डेल का वो पार्ट जो कि kth फॉरवर्ड पाथ को टच नहीं करता। अगर मैं kth फॉरवर्ड पाथ 1 की बात करूं तो 1 में क्या है, 1 से लेकर 8 तक ये वाला मेरा फॉरवर्ड पाथ है। तो इस फॉरवर्ड पाथ में मेरे पास 3 और 4 भी आ रहे हैं जो कि लूप 1 में भी आ रहे हैं, तो यानी ये इसको टच कर रहा है, तो ये हम यूज नहीं करेंगे। फिर लूप 2 की बात करें तो लूप 2 में भी ये वाला जो 2 से 5 तक का पार्ट है और फिर आगे का भी 5 to 7 भी, ये सारा पार्ट जो है वो आपकी kth फॉरवर्ड पार्ट से कॉमन है, मैच कर रहा है, टच कर रहा है। तो लूप 2 भी हमारा जो है वो डेल के में, डेल 1 में नहीं यूज होगा। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं इस वाली लूप की, तो ये भी लूप हमारी जो है kth फॉरवर्ड पाथ को टच कर रही है, तो ये भी हम लूप 3 और लूप 4 भी कंसिडर नहीं करेंगे। अब अगर मैं डेल 2 की बात करूं, ठीक है, ऐसा होता मान लो डेल 2 क्या था, मतलब कि सेकेंड फॉरवर्ड पाथ 1 से लेकर 5 तक, फिर 5 से 6 हमने G4 लिया था। तो इस केस में भी आप देखोगे तो जो लूप्स मेरी बन रही है 1, 2 and 3 and 4, तो ये वाला जो पार्ट है ना ये सब में कॉमन है। आप हर एक लूप से बना कर देखना, ये सब में टच करेगा। अब इन दैट केस क्या होगा, सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल लूप्स, मेरे पास ऐसी कोई लूप ही नहीं है जो कि kth फॉरवर्ड पाथ को टच नहीं कर रही, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 0। ऑल्सो ये जनरल केस नहीं है कि ये 0 हो जाए, ये बहुत ही मतलब आपको हमेशा ये टर्म तो कभी ना कभी मिलेगी। अब अगर सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल लूप्स ही 0 आ गया तो आगे तो जाने की जरूरत है ही नहीं। तो डेल के में बेसिकली आपको क्या करना है कि डेल का ही फॉर्मूला लगाना है, बस आपको ये चेक करना है कि अगर मैं डेल 1 निकाल रही हूँ तो इसमें से कितनी लूप्स फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ को टच नहीं कर रही, हमें बस उनको कंसिडर करना है। और यहाँ पे वो 0 है, इसीलिए सीधे सीधे हमारा डेल 1 कितना आ जाएगा, 1। इसी तरीके से डेल 2 भी 1 आ जाएगा और डेल 3 भी 1 आ जाएगा, आप खुद चेक कर सकते हो। नेक्स्ट हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने डायरेक्ट एक सिग्नल फ्लो ग्राफ लिया है। अब यहाँ पर अगर हम नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ की बात करें तो मेरे पास सिर्फ एक फॉरवर्ड पाथ है जो कि ये मेन लाइन है, राइट, ये वाला जो फॉरवर्ड पाथ है ये, बाकी सब में देखो कोई भी पैरेलल पाथ नहीं बन रहा। तो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि जनरली जब एक मेन लाइन है और उसमें सिर्फ फीडबैक है तो उसमें सिर्फ एक फॉरवर्ड पाथ होगा। अगर हमारे पास पैरेलल पाथ होंगे तभी तो हमारे पास 2-3 जो है फॉरवर्ड पाथ बनेंगे, क्योंकि लूप तो फीडबैक से तो हमारी लूप्स बनती हैं। तो 1 से 8 जाने का मेरे पास सिर्फ एक पाथ है जो कि है के, तो मेरे पास के कितना हो गया, नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ इक्वल्स टू 1। तो ये जो मेरा फॉर्मूला था T इक्वल्स टू समेशन जी के डेल के डिवाइड बाय डेल, तो सिर्फ के 1 है, तो यानी कि ये सिंपल होके सिंपली क्या हो जाएगा, G1 डेल 1 डिवाइड बाय डेल, मतलब मुझे एक ही टर्म कैलकुलेट करनी है। अब इस एक टर्म में अगर मैं G1 की बात करूं, मतलब फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ की बात करूं, तो उसमें क्या क्या है वो नंबरिंग देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब इनका अगर हम गेन निकालें जो कि होता है एक्चुअल में G1, तो G1 की वैल्यू क्या आ गई, 1/R1 इंटू 1/SC1 इंटू 1/R2 इंटू 1/SC2। तो S 2 बार आ रहे हैं तो S स्क्वायर, फिर R1 R2 C1 C2, तो मेरे पास G1 की वैल्यू क्या आ गई, 1 में S स्क्वायर R1 R2 C1 C2। नेक्स्ट हमें क्या करनी है, लूप्स कैलकुलेट करनी है ताकि हम डेल कैलकुलेट कर पाए। तो पहली मुझे लूप दिख रही है 2 to 3 3 to 4 देन वापस 2, तो 2 से 3 3 से 4 4 से वापस 2। सेकेंड लूप मुझे ये दिख रही है 3 to 4 4 to 5 5 to 6 एंड 6 से 3, 3 to 4 4 to 5 5 to 6 6 to 3। थर्ड लूप 5 to 6 6 to 7 7 से 5 5 to 6 6 to 7 एंड 7 to 5। अब लूप 1 की बात करें तो इसका गेन देखते हैं, तो गेन क्या होगा, 1/R1 इंटू 1/SC1 इंटू -1, यानी माइनस ऑफ 1/R1 इंटू SC1, यानी कि -1/SR1C1। लूप 2 की बात करें तो इसका गेन है 1/SC1 इंटू 1/R2 इंटू -1, यानी कि -1/SC1R2। लूप 3 की बात करें तो लूप 3 का गेन कितना होगा, 1/R2 इंटू 1/SC2 इंटू -1, यानी कि -1/SR2C2। अब हमने लूप्स निकाल लिए, उनके गेन निकाल लिए। बिफोर मूविंग ऑन टू कि हम डेल के निकालें या डेल निकालें, उससे पहले हम नॉन टचिंग लूप्स भी देख लेते हैं ताकि हमें बाद में दिक्कत ना हो। तो दो नॉन टचिंग लूप्स की बात करें तो यहाँ पर देखो
मैं एक बार डायग्राम से भी बताऊंगी और एक बार इससे भी बताऊंगी। अगर मैं डायग्राम की बात करूं तो मेरी लूप 1 क्या थी, ये थी लूप 2 और ये लूप 3। अब लूप 1 और लूप 2 तो मुझे दिख रहा है ये वाला पार्ट ओवरलैप कर रहा है, ठीक है। फिर लूप 2 और लूप 3 में भी ये वाला पार्ट ओवरलैप कर रहा है, लेकिन लूप 1 और लूप 3 में कोई पार्ट ओवरलैप नहीं कर रहा। ये हमारा हो गया डायरेक्ट ग्राफ से। नेक्स्ट हम देखते हैं नंबर से। अब लूप 1 और लूप 2 की बात करें तो इसमें 3 कॉमन है, 4 कॉमन है। लूप 2 और लूप 3 की बात करें तो इसमें 5 कॉमन है, 6 कॉमन है। लूप 1 और लूप 3 की बात करें तो इसमें हमारे पास 2 3 4 2 है, इसमें 5 6 7 5 है। कोई भी नंबर रिपीट नहीं कर रहा, तो यानी कि लूप 1 और लूप 3 क्या है, नॉन टचिंग लूप्स है। लूप 1 एंड लूप 3 आर 2 नॉन टचिंग लूप्स, जिसमें ये 2 3 4 है, 5 6 7 है। अब इनका गेन क्या होगा, तो इन दोनों के गेन को, जब हम दो नॉन टचिंग लूप्स के गेन की बात कर रहे हैं तो इनका प्रोडक्ट लेते हैं। तो प्रोडक्ट क्या होगा, L1 का क्या है -1/SR1C1, लूप 3 का क्या है -1/SR2C2। SS स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल होके प्लस हो जाएगा, और C1 C2 R1 R2। तो 2 नॉन टचिंग लूप्स का गेन कितना आ गया, 1/S² R1 C1 R2 C2। अब हमारे पास दो नॉन टचिंग लूप्स का ही एक ही पेयर है, तो 3 तो हमारे पास बन ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास टोटल 3 लूप्स थी और ये तीनों आपस में नॉन टचिंग नहीं है। अगर ऐसा होता कि ये लूप 2 भी इन दोनों को टच नहीं कर रही होती तो ये 3 नॉन टचिंग लूप्स फॉर्म कर सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं है, तो 3 नॉन टचिंग लूप्स यहाँ पर है ही नहीं। अब हम डेल कैलकुलेट करते हैं। डेल क्या होता है, डेल इज इक्वल्स टू 1 माइनस सम ऑफ द गेन ऑफ इंडिविजुअल लूप्स। तो इंडिविजुअल लूप्स कितनी थी, 3, तीनों के गेन को मैंने प्लस करके लिख दिया, सम लिख दिया इनका। फिर माइनस के बाद क्या था, प्लस प्रोडक्ट ऑफ गेन ऑफ 2 नॉन टचिंग लूप्स, या फिर प्रोडक्ट क्यों बोला, क्योंकि आपस में प्रोडक्ट करना है, लेकिन बेसिकली अगर ऐसी 2 2 3 3 पेयर्स होते तो उनको हम आपस में सम ही करते हैं। तो इट विल बी बेटर टू से सम ऑफ गेन ऑफ 2 नॉन टचिंग लूप्स। तो मेरे पास एक ही पेयर है 2 नॉन टचिंग लूप्स का, तो प्लस में 1/S² R1 C1 R2 C2। इसको आप सॉल्व करोगे, एलसीएम लेना है बेसिकली। तो उसके बाद मेरे पास डेल की वैल्यू क्या आ जाएगी, S² R1 R2 C1 C2 प्लस SR2 C2 प्लस SC2 R1 प्लस SR1 C1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय S² R1 R2 C1 C2। ये बेसिक कैलकुलेशन है, ऐसी कैलकुलेशन हम बहुत कर चुके हैं, एंड यू हैव टू प्रैक्टिस इट बाय योर सेल्फ, वरना एग्जाम्स में आपसे क्वेश्चन नहीं होंगे। अब हमने डेल कैलकुलेट कर लिया, हमने जी कैलकुलेट कर लिया, अब हमें डेल के कैलकुलेट करना है। अब डेल के क्या होता है, नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ्स के हिसाब से हम चेक करते हैं कि कौन कौन सी लूप्स जो हैं वो इसको फॉरवर्ड पाथ को टच नहीं कर रही। अगर मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करूं तो मेरे पास एक ही फॉरवर्ड पाथ है, ध्यान से देखो, लूप 1 भी इसको टच कर रही है, लूप 2 भी टच कर रही है और लूप 3 भी टच कर रही है। तो बेसिकली मेरे पास कोई ऐसी लूप है ही नहीं जो कि kth फॉरवर्ड पाथ को टच नहीं कर रही। तो मेरे पास जो डेल के में जो फॉर्मूला बनता था कि 1 माइनस सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल लूप्स, अगेन डेल के की बात कर रही हूँ तो इस वाले kth फॉरवर्ड पाथ को वो टच नहीं करना चाहिए, तो ये मेरे पास ऐसी कोई लूप ही नहीं है। तो यहाँ से आगे का सब 0 हो गया, तो सब 0 हो गया, तो यानी डेल के, जो कि यहाँ पे सिर्फ एक फॉरवर्ड पाथ है, यानी कि डेल 1 कितना हो गया, 1। अब यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी हुई है कि डेल 1 अगर हम निकाले तो 1 माइनस 0, क्योंकि सारी लूप्स जो है वो फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ को टच कर रही है, तो डेल 1 इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 1। अब ट्रांसफर फंक्शन का हमारा फॉर्मूला क्या था, जी के इंटू डेल के डिवाइड बाय डेल, और यहाँ पे जी के डेल के का समेशन होता है। यहाँ पे सिर्फ के इक्वल्स टू 1 ही है, तो हम सीधे सीधे इसको G1 डेल 1 अपॉन में डेल लिख सकते हैं। G1 की वैल्यू पुट करी, डेल 1 की वैल्यू पुट करी, अपॉन में डेल की वैल्यू पुट करी, इनका डिनोमिनेटर सेम है, आप कैंसिल कर दोगे। उसके बाद हमारा ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट होकर आ जाएगा, विच इज़ 1 अपॉन में 1 प्लस S² R1 R2 C1 C2 प्लस SR2 C2 प्लस SC2 R1 प्लस SR1 C1। अगेन मैं कह रही हूँ इन सारे क्वेश्चंस की खुद से प्रैक्टिस करें, तभी ये क्वेश्चंस आपको समझ में आएंगे और एग्जाम्स में सॉल्व भी होंगे। देखने से ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगेन मेरे पास एक सिग्नल फ्लो ग्राफ दिया हुआ है। अगेन ट्रांसफर फंक्शन पे फॉर्मूला क्या होता है, बाय मेसन्स गेन फॉर्मूला, समेशन ऑफ जी के डेल के डिवाइड बाय डेल। नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ की बात करें तो एक मेरे पास ये फॉरवर्ड पाथ है y1 y2 y3 y4 y5। दूसरे फॉरवर्ड पाथ की बात करें तो y1 y2 y7 y5, राइट। तो मेरे पास दो फॉरवर्ड पाथ है, एक है y1 y2 y3 y4 y5 y6, दूसरा है y1 y2 y7 y5 y6। तो मेरे पास k की वैल्यू कितनी हो गई, 2। अब G1 की बात करें,
यानी गेन फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ के गेन की बात करें तो दैट इज 1 इंटू 5 इंटू 10 इंटू 1 इंटू 1 यानी कि 50। सेकेंड फॉरवर्ड पाथ के गेन की बात करें तो 1 इंटू 10 इंटू 2 इंटू 1 यानी कि 20। अब फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ में क्या आ रहा है 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 मैंने y हटाकर बेसिकली सिर्फ नंबर्स लिख दिए हैं ताकि बार बार मुझे वो y लिखना ना पड़े। नेक्स्ट G2 में क्या था 1 2 7 5 6 जो मैंने यहाँ लिखे हैं y की फॉर्म में वही मैंने नंबर की फॉर्म में लिख दिया। अब क्योंकि यहाँ पे k की वैल्यू 2 है तो ट्रांसफर फंक्शन बेसिकली क्या हो जाएगा G1 del 1 प्लस G2 del 2 डिवाइड बाय डेल। नेक्स्ट हम क्या कैलकुलेट करेंगे डेल के। अब बिफोर कैलकुलेटिंग डेल के हमें लूप्स निकालनी होती हैं तो यहाँ पर काफ़ी सारी लूप्स आपको मिलेंगी। तो सबसे पहले लूप 1 क्या है 3 to 4, यहाँ है 3 से 4 फिर 4 से वापस 3, ये लूप आपको दिख रही होगी। एक का गेन है 10 एक का गेन है -1 तो टोटल इस लूप का गेन कितना हो जाएगा -10 और ये मैंने लूप 1 बोली है। नेक्स्ट लूप 2 इज 4 to 5 तो 4 से 5 फिर 5 से वापस 4 to 5 का गेन है 1 5 to 4 का गेन है -2 टोटल इस लूप का गेन कितना हो गया -2 तो लूप 2 कंसिस्ट ऑफ 4 and 5 एंड गेन इज -2। फिर है लूप 3 क्या है 2 to 3 3 to 4 4 to 5 एंड 5 से बैक टू 2। इसका गेन कितना है 5 इंटू 10 इंटू 1 इंटू -1 यानी कि 5 इंटू 10 50 इंटू -1 -50 तो लूप 3 जो कि है 2 3 4 5 उसका गेन कितना हो गया -50। नेक्स्ट फोर्थ लूप है मेरी 2 7 5 और फिर 5 से वापस 2। कैसे 5 से वापस 2 तो यहाँ पे पाथ ही नहीं है 5 से वापस 2 ये वाला पाथ जा रहा है तो यानी कि मेरी ये लूप है 2 से 7 7 से 5 5 से 2। अब इसके गेन की बात करें तो 2 से 7 10 7 से 5 2 5 से 2 -1 तो यानी कि -20 तो लूप 4 जो मेरा है वो कंसिस्ट किसका करता है 2 7 5 का और गेन क्या है -20। देन फिफ्थ लूप की बात करते हैं जो सिर्फ एक नोड पर है 7 से वापस 7 पर जा रही है और इसका गेन कितना है -0.5। ये ज़्यादातर बच्चे मिस कर देते हैं। तो मेरे पास बेसिकली कितनी लूप्स हो गई 5 लूप्स हो गई। अब इसमें नॉन टचिंग लूप्स देखते हैं। नॉन टचिंग लूप्स जो एक दूसरे को टच नहीं कर रही। अब नॉन टचिंग लूप्स के लिए एक सिंपल तरीका क्या होता है कि हम आप फिगर पर देख लें कि ये दोनों टच कर रही हैं, ये वाली लूप इस वाली लूप से टच नहीं कर रही, ये वाली लूप इस लूप से टच कर रही है 5 पर, ये वाली लूप इस लूप से टच कर रही है, लेकिन ये वाली लूप और ये लूप टच नहीं कर रही, ये लूप और ये लूप टच नहीं कर रही। तो यहाँ से बहुत हैपहज़ार्ड हो सकता है, इसलिए मैं यही प्रेफर करती हूँ कि आप यहाँ नंबरिंग पर जाओ, एक एक करके लूप्स लो और उसके बाद ट्राई करो। पहले लूप 1 को देखते हैं। लूप 1 क्या लूप 2 से मैच कर रही है 4 सेम आ रहा है, ठीक है, ये नॉन टचिंग नहीं है। फिर 1 से 3 को देखो, यहाँ पे भी कॉमन 3 है 4 है, ये दोनों भी नॉन टचिंग नहीं है। फिर 1 से 4 पर जाओ, यहाँ पे 3 4 है, यहाँ पे 2 7 5 है, ये दोनों क्या नॉन टचिंग है, हाँ। तो फर्स्ट नॉन टचिंग लूप्स का पेयर क्या मिला L1 और L4। L1 में है 3 4, L4 में है 2 7 5। इनके गेन की बात करें तो दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दोगे यानी -10 इंटू -20 200। अब L1 और L4 के बाद L1 और L5 3 4 7 कोई भी कॉमन नहीं है, नॉन टचिंग लूप्स हैं। इनका गेन कितना होगा -10 इंटू -0.5 यानी कि प्लस का 5, ठीक है। 2 पेयर्स मेरे पास मिल गए। अब लूप 2 की तरफ चलते हैं। लूप 2 और 3 को कंपेयर करो, दोनों में 4 आ रहा है, दोनों में 5 आ रहा है, तो ये नॉन टचिंग नहीं है। लूप 2 और 4 को करते हैं तो इसमें 4 5 आ रहा है, इसमें 2 7 5 जो है कॉमन है, तो ये भी नॉन टचिंग नहीं है। लूप 2 और लूप 5 को देखें तो इसमें 4 5 है, इसमें 7 है, ये नॉन टचिंग है। इनका गेन कितना होगा -2 इंटू -0.5 यानी कि प्लस का 1, तो मुझे 3 पेयर्स मिल गए। लूप 2 चेक कर लिया, आप लूप 3 पर। अब ये याद रखना कि अब लूप 3 के लिए वापस 1 2 पर ना चेक करो, क्योंकि लूप 1 2 हम वापस चेक कर चुके हैं, पीछे चेक कर चुके हैं। तो L3 और L4 को चेक करा, इस दोनों में 2 कॉमन है, तो यानी कि नॉन टचिंग नहीं है। लूप 3 और लूप 5 को मैच करा, 2 3 4 5 और इसमें 7 कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यानी कि ये नॉन टचिंग है। -50 इंटू -0.5 कितना आ जाएगा 25। अब लूप 4 और लूप 5 को देखें तो दोनों में 7 आ रहा है, तो इसीलिए ये नॉन टचिंग नहीं है। और उसके बाद लूप 5 तो लास्ट है, अब हमारे पास कुछ चेक करने को बचा ही नहीं है। तो स्टेप बाय स्टेप चलो, और इसी तरीके से मुझे मेरी 4 नॉन टचिंग लूप्स मिल गई, 4 पेयर ऑफ नॉन टचिंग लूप्स मिल गई। अब नेक्स्ट हमें देखना है 3 नॉन टचिंग लूप्स। अब 3 के लिए हम क्या करेंगे, अब 3 के लिए हम देखते हैं कि
दो दो पेयर्स करके देखो कि L1 और L4 है, ठीक है, तो L1 L4, और इसी तरीके से मुझे L1 के साथ एक दूसरा पेयर मिले जो कि L4 से टच ना करता हो। अब L1 और L4 है तो L1 वाला पेयर ढूंढो, L1 वाला ये है, इसके साथ क्या है L5, तो इन दोनों को मैच करके देखो। पहले कॉमन ढूंढो कि एक कॉमन हो और दूसरा जो अनकॉमन है उसको मैच करके देखो। दोनों में 7 आ रहा है, टच नहीं कर रहे, ठीक है। फिर अब L4 वाला देखो, L4 वाला यहाँ कोई नहीं है, तो ये वाला मैंने पूरा चेक कर लिया। L1 और कोई तो था ही नहीं, L5 वाला ये पेयर मिल गया, इसमें L5 कॉमन है, तो मैं L1 और L2 को चेक करूंगी। ये दोनों क्या है, एक दूसरे को टच नहीं कर रहे, राइट, यानी L1, L5 और L2। अब यहाँ पर आ जाओ, L1 क्या था मेरे पास 3 4, L2 क्या है 4 5। अब इसमें L5 कॉमन है तो हम बाकी दोनों को चेक करके देखते हैं कि क्या इनमें कुछ कॉमन है या नहीं L1 L2 में। तो L1 L2 में 4 कॉमन है, तो यानी कि ये भी हमारा 3 नॉन टचिंग का पेयर नहीं बन सकता। हमने ये वाला भी चेक कर लिया, फिर L2 वाला और कोई पेयर नहीं है, ये वाला भी चेक कर लिया, और फिर एक ही पेयर बचा है, तो अब इसमें हम वैसे भी चेक नहीं कर सकते। तो बेसिकली मेरी 3 नॉन टचिंग लूप्स क्या है, 0 है, यानी इसके आगे मुझे करने की जरूरत ही नहीं है। अब डेल की वैल्यू लिखते हैं। डेल इज इक्वल्स टू 1 माइनस सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल लूप्स प्लस सम ऑफ ऑल 2 नॉन टचिंग लूप्स माइनस सम ऑफ ऑल 3 नॉन टचिंग लूप्स। तो 3 तो है ही नहीं, तो हम बस 2 तक लिखेंगे। 1 माइनस सारी इंडिविजुअल लूप्स का गेन, यानी कि ये जो हमने निकाला था -10 प्लस -2 प्लस -0.5 प्लस -50 प्लस -20, जो कि मैंने यहाँ पर लिख दिया। नेक्स्ट है सम ऑफ ऑल गेन ऑफ 2 नॉन टचिंग लूप्स, तो यानी कि 200 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 25। इन सारे को प्लस करोगे आपके पास नेगेटिव में आएगा 82.5, और आगे एक और नेगेटिव साइन है तो प्लस का हो जाएगा 82.5। इन सबको प्लस करोगे आ जाएगा 231। बेसिक कैलकुलेशन है, डेल की वैल्यू क्या आ गई 314.5। अब हम डेल 1 निकालते हैं। डेल 1 क्या है, वो सारी लूप्स जो कि फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ को टच नहीं कर रही हैं। फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ क्या था हमारा, यहाँ पर देखते हैं। फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ में आ रहा था 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पर देखो, इसमें से ऐसी कौन सी लूप्स हैं जिसमें 1 2 3 4 5 6 नहीं आ रहा। अब यहाँ पे 3 4 आ रहा है, ये नहीं हो सकती। 4 5 आ रहा है, ये भी नहीं हो सकती। 2 3 4 5 आ रहा है, ये भी नहीं हो सकती। 2 7 5 आ रहा है, 7 तो नहीं पर 2 और 5 है, तो ये भी नहीं हो सकती। सिर्फ मेरे पास एक लूप है L5 जिसका गेन क्या है -0.5, तो वही मैंने यहाँ पे लिख दिया -0.5। अगर मैं नॉन टचिंग लूप्स की बात करूं तो एक चीज देखना कि मेरे पास kth फॉरवर्ड पाथ में इंडिविजुअल लूप्स में सिर्फ एक लूप आई है, तो 2 नॉन टचिंग लूप्स का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि 2 लूप्स तो आई ही नहीं मेरे पास, तो ये 0। फिर डेल 2 की बात करें, सेकेंड फॉरवर्ड पाथ में क्या आ रहा था मेरे पास 1 2 7 5 6। हम मैच करते हैं। अब यहाँ पर देखो, क्या यहाँ पे 1 2 7 5 6 आ रहा है, नहीं, तो यानी कि लूप 1 मेरी इससे टच नहीं कर रही। फिर लूप 2 में 4 5 आ रहा है, इसमें 5 है, तो ये वाली हमारी टच कर रही है। फिर 2 3 4 5 यहाँ पे 2 आ रहा है, ये भी टच कर रही है। फिर 2 7 5 ये भी टच कर रही है। 7 7 सिर्फ एक लूप है जो कि सेकंड फॉरवर्ड पाथ को टच नहीं कर रही, विच इज लूप 1। तो अगर हम डेल 2 निकालें तो इसमें इसका गेन आएगा विच इज -10। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया, और क्योंकि सिर्फ एक लूप आ रही है जो कि हमारे फॉरवर्ड पाथ को टच नहीं कर रही, तो 2 वाले में 0। डेल 1 कैलकुलेट करोगे 1 माइनस -0.5 यानी कि 1.5, क्योंकि प्लस हो जाएगा। सेम हेयर माइनस माइनस प्लस, तो 1 + 10 11 आ जाएगा। डेल 1 की वैल्यू 1.5, डेल 2 की वैल्यू 11। अब टी हमारा क्या था, G1 डेल 1 प्लस G2 डेल 2 डिवाइड बाई डेल, तो G1 डेल 1 15 × 1.5, G2 डेल 2 20 × 11 डिवाइड बाई 314.5। बेसिक कैलकुलेशन है, सारी कैलकुलेशन मैंने यहाँ पे कर रखी है, आप खुद से ट्राई करना, आपका भी सेम आंसर आ जाएगा। अब एक लास्ट क्वेश्चन हम और करेंगे सिग्नल फ्लो ग्राफ का, एंड आफ्टर विच वी विल एंड दिस वीडियो। सो यहाँ पर जो हमें सिग्नल फ्लो ग्राफ दिया है ना, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। अब यहाँ पे फॉरवर्ड पाथ भी बहुत सारे होंगे, टोटल 6 फॉरवर्ड पाथ होंगे। सबसे पहले मैं आपको विजुअलाइज कराती हूँ कि कितने फॉरवर्ड पाथ हैं। तो दो तो आपको दिख ही रहे होंगे कि 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 to 5, 5 to 8, ठीक है। इनका गेन जो है अब आप इतने कैपेबल हो गए होंगे कि आप इनका गेन लिख सकते हो। तो ये हो गया G3, G4, G6, G2 है ये, G2, G4, G6। सेकेंड फॉरवर्ड पाथ 1 से 2, 2 से 6, 6 से 7, 7 to 5 एंड 5 to 8, ये मेरा हो गया सेकेंड फॉरवर्ड पाथ। इसका गेन कितना है G3, G5, G7, G3, G5, G7। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है 1 2 3
1 2 3, 3 से 7, 7 से 5 और 8, 1 2 3 7 5 8। इसका गेन कितना होगा, G2 G1 G7 G2 G1 G7। नेक्स्ट फॉरवर्ड पाथ 1 से 2, 2 से 6, 6 से 8, 4, 4 से 5, 5 to 8, 1 2 6 4 5 8। इसका गेन कितना हो जाएगा, G3 G8 G6, G3 G8 G6। अब इतना तो बहुत बच्चों ने विजुअलाइज कर लिया होगा। अब नेक्स्ट वाले जो है वो थोड़े और हार्ड है। अब नेक्स्ट क्या है, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 7, 7 से बैक टू 6, 6 to 4 एंड 4 to 5, 5 to 8। यानी कि कुछ इस तरीके से यहाँ से ऐसे जा रहा है, यहाँ से इधर जाने की बजाय हमने इसको लूप के थ्रू ले गए और उसके बाद ये पाथ, यानी कि 1 2 3 7 6 4 5 8, 1 2 3 7 6 4 5 8। इसका गेन कितना हो जाएगा, G3 G1 माइनस H2 देन G8 G6, तो माइनस G2 G1 H2 G6 G8। इसी तरीके से ऐसे नीचे से भी एक पाथ बनेगा, 1 to 2, 2 to 6, देन 6 to 4, 4 to 3, 3 to 7, 7 to 5, 5 to 8, 1 2 6 4 3 7 5 8। इसका गेन कितना हो जाएगा, माइनस G3 G8 G1 G2 H1। इसको अपनी कॉपी पे ड्रॉ करके और एक एक जो पाथ है उसको मार्क करके देखना। ये सारा विजुअलाइजेशन का गेम है। नेक्स्ट, अब बिफोर मूविंग ऑन टू, मुझे पता है कि मुझे लूप्स भी निकालनी है, तो मैं सारी इन्फॉर्मेशन एक साथ निकाल ले रही हूँ। उसके बाद मैं जो है अपना फॉर्मूला लगाऊंगी। तो लूप 1 मुझे क्या दिख रही है, 6 to 7, 7 से वापस 6, तो लूप 1 is 6 7, जिसका गेन कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ H2 इंटू G5, यानी माइनस G5 H2। लूप 2 ऐसे ही मुझे ऊपर दिखाई दे रही है, 3 to 4, 4 से वापस 3, जिसका गेन क्या हो जाएगा, माइनस H1 इंटू G4, तो यानी माइनस G4 H1। लूप 3 ये देखो, 6 से 4, 4 से 3, 3 से 7 और 7 से वापस 6, यानी कि कुछ ये वाली 3 से 7, 7 से 6, 6 से 4, 4 से वापस 3, यानी कि ये इस तरीके का बन रहा है, ये वाला स्ट्रक्चर बन रहा है। तो 6 4 3 7 ये चार मेरे पास नोड्स यूज हो रही हैं और इनका गेन कितना है, G1 G8 H1 H2। अब 2 नॉन टचिंग लूप्स की बात करें तो मेरे पास 3 ही लूप्स हैं, यहाँ पर 6 7, यहाँ पर 3 4, ये दोनों आपस में टच नहीं कर रही, तो L1 और L2 आर नॉन टचिंग लूप्स, जिसका गेन कितना हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके निकालोगे, G4 G5 H1 H2। अब लूप 2 और लूप 3 की बात करूं तो इसमें 4 और 3 कॉमन है। लूप 3 और लूप 1 की बात करूं तो इसमें 6 7 कॉमन है। तो मेरे पास सिर्फ एक पेयर है 2 नॉन टचिंग लूप्स का, तो 3 तो मेरे पास बन ही नहीं सकती। अब मैं डेल का फॉर्मूला लिखती हूँ। डेल क्या होता है, 1 माइनस सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल गेन ऑफ इंडिविजुअल लूप्स प्लस सम ऑफ ऑल गेन ऑफ 2 नॉन टचिंग लूप्स। तो यहाँ पर मैंने इनके जो गेन्स है वो पुट कर दिए इंडिविजुअल लूप्स के, यहाँ पे नॉन टचिंग के पुट कर दिए। ये इनको आप माइनस साइन को अंदर भेजोगे तो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, और ये पॉजिटिव में। तो मेरे पास डेल की वैल्यू कितनी आ गई, 1 प्लस G5H2 प्लस G4 H1 माइनस G1 G8 H1 H2 प्लस G4 G5 H1 H2। मेरे पास K की वैल्यू आ गई, जिसमें से मैंने G1 G2 G3 G4 G5 G6 इन सब की वैल्यू अगेन निकाल ली थी। नेक्स्ट मैंने क्या करा, मैंने डेल की भी वैल्यू निकाल ली। अब मुझे क्या निकालना है, डेल के, और कितने के लिए निकालना है, 1 से 6 तक के लिए। फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ की बात करते हैं। फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ में क्या है, 1 2 3 4 5 8। यहाँ पर लूप 1 में 6 7 आ रहे हैं, 6 7 इसमें नहीं है, तो यानी लूप 1 और फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ टच नहीं करते। 3 4 टच कर रहे हैं, 6 4 3 7 3 4 आ रहे हैं, ये भी टच कर रहे हैं, मतलब फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ से लूप 1 जो है वो टच नहीं कर रही। तो वही मैंने यहाँ पर लिखा कि del 1 इज इक्वल टू 1 माइनस सिर्फ लूप 1 का गेन माइनस G5H2, और क्योंकि सिर्फ एक जो नॉन टचिंग लूप्स है तो 2 में तो 0, तो ये हो गया 1 प्लस G5H2। सिमिलरली लूप 2 पर चलते हैं, लूप 2 नहीं, सेकेंड फॉरवर्ड पाथ पर चलते हैं। 1 2 6 7 5 8, इसमें 6 7 आ रहा है, ये हमारी टच कर रही है। इसमें 3 4 आ रहा है, इसमें 3 4 नहीं आ रहा है, यानी कि लूप 2 हमारी नॉन टचिंग है। तो इन नेक्स्ट लूप 3 की बात करें तो इसमें 6 4 3 7, इसमें भी 6 आ रहा है, तो यानी कि लूप 3 भी हमारी सेकेंड फॉरवर्ड पाथ से टचिंग है। सिर्फ एक लूप थी जो टचिंग नहीं थी, नॉन टचिंग थी, वो है लूप 2।
लूप 2 का गेन माइनस d4h1, वही मैंने यहाँ लिखा है माइनस d4h1। सिंस एक ही लूप है जो नॉन टचिंग है तो 2 में 0, तो इसका del 2 कितना आ गया 1 प्लस d4h1। लूप 3 की बात करते हैं। लूप 3 में 1 2 3 7 5 8, इसमें 6 7, इसमें 7 आ रहा है, इसमें भी 7 आ रहा है, इसमें 3 आ रहा है, इसमें 3 आ रहा है, नेक्स्ट इसमें 3 आ रहा है, 7 आ रहा है। तो बेसिकली 3 से कोई भी नॉन टचिंग नहीं है। 4 पर चलते हैं, 1 2 6 4 5 8, 6 आ रहा है, टचिंग है, 4 आ रहा है, टचिंग है, 4 और 6 दोनों ही आ रहे हैं, टचिंग है। फिफ्थ लूप पर चलते हैं, 1 2 3 7 6 4 5 8, 6 7 3 4 3 4, 6 7 3 4, यहाँ पे तो चारों ही आ रहे हैं, तो 5 से भी कोई भी नॉन टचिंग नहीं है। 6 पर चलते हैं, 1 2 6 4 3 7 5 8 6 7 6 7 3 4 3 4, 6 4 3 7 सारे ही आ रहे हैं, तो 6 के भी कोई भी नॉन टचिंग नहीं है। लूप फर्स्ट थर्ड फॉरवर्ड पाथ, फोर्थ फॉरवर्ड पाथ, फिफ्थ और सिक्स, चारों में ही कोई भी ऐसी लूप नहीं है जो कि नॉन टचिंग हो इसके, तो इसीलिए सम में 1 माइनस 0 1 माइनस 0 1 माइनस 0 एंड 1 माइनस 0। तो del 3 del 4 del 5 del 6 क्या आ गए 1 1 आ गए। अब ट्रांसफर फंक्शन क्या होता था हमारा, समेशन ऑफ जी के del के डिवाइड बाय del, तो यानी कि ये क्या होगा g1 del 1 प्लस g2 del 2 प्लस g3 del 3 प्लस g4 del 4 प्लस g5 del 5 प्लस g6 del 6, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। अब एक एक करके वैल्यू पुट करते हैं। g1 की वैल्यू इंटू में del 1, g2 की वैल्यू देन del 2 प्लस g3 इंटू में 1 है तो 1 को मल्टीप्लाई करना ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट नहीं है, सीधे सीधे वही नंबर आ जाएगा। फिर g4 g5 और g6, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा del जो कि है ये वाला फंक्शन हमारा 1 प्लस g5h2 g4h1 माइनस g1 g8h1 h2 प्लस g4 g5 h1 h2। अब इसको आप कैलकुलेट खुद से कर सकते हो कि आप इनको मल्टीप्लाई करो, जो भी अगर टर्म अगर साथ में कंबाइन हो रही है तो उसको करो एंड देन अपना फाइनल ट्रांसफर फंक्शन निकालो। सो ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि आप खुद से जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको समझ नहीं आएगा। ये देखने में सुनने में कॉम्प्लेक्स ही लगेगा, जब आप करने बैठोगे तो आप इसमें पैटर्न्स ढूंढोगे और आपको इसमें जो है स्पीड आपको स्पीड आएगी कि जल्दी जल्दी आप जो है लूप्स निकाल पा रहे हो, फॉरवर्ड पाथ लिख पा रहे हो, उनके गेन निकाल पा रहे हो और फिर फॉर्मूला पुट कर रहे हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में हम मॉडलिंग ऑफ फिजिकल सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे, which will be our part 5. So, thank you.